नमस्कार मित्रों, गुलचक्र की यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। इंडियन पॉलिटी का क्लास आपका रेगुलर चल रहा है। प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, जा करके उसको देखें। मजे की बात है कि जो भी क्लास आपको डिलीवर किया जा रहा है, सारे टॉपिक की आपको प्रैक्टिस भी कराई जा रही है कि भैया अगर आपने संवैधानिक विकास पढ़ा हुआ है तो उससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन, किस नेचर के क्वेश्चन, किस स्वरूप के क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। चाहे वो आईएएस के क्वेश्चन हो या फिर स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन हो, आरओ के कोई भी क्वेश्चंस हो, आप संवैधानिक विकास से संबंधित अगर चीजों को पढ़े हैं तो सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर संविधान सभा प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, कम से कम 7-8 वीडियो संविधान सभा का। कंटेंट के साथ किसी प्रकार का कंप्रोमाइज नहीं किया जा रहा है, मतलब शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाया जा रहा है। मुझे अलग से भले 10-15 वीडियो लेना पड़े, मैं लूंगा, पर कंटेंट के साथ किसी प्रकार का कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। वहां पर पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, प्रैक्टिस सेशन पड़ा हुआ है, जा करके देखें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाएं, नोट्स आप बनाएं। आज बारी है बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की, और वो है संविधान की अनुसूचियां। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो लिखते हैं संविधान की अनुसूचियां, एकदम नए पेज से हेडिंग डालिएगा, संविधान की अनुसूचियां। संविधान की अनुसूचियां अभी समझना जरा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये है। संविधान की अनुसूचियां, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जो संविधान की अनुसूचियां हैं, ये मूल संविधान में कितनी सी अनुसूचियों की जो संख्या है, एक ड्राफ्टिंग आराम से हम लोग कर लेते हैं, और उसके बाद जो है एक एक अनुसूचियों पर पूरा डिटेल से हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि साहब मूल संविधान में, क्या मूल संविधान में, मूल संविधान में इनकी संख्या कितनी थी, तो इनकी जो मूल संविधान में संख्या है वह कितनी है बाबू? आप बताओगे कि साहब ये मूल संविधान में 8 संख्या, ठीक है। वर्तमान में कितनी संख्या है इनकी? तो वर्तमान में, वर्तमान में कुल संख्या, कुल संख्या कितनी है? 12 है। मतलब इन द सेंस ए है कि ए आपने 4 अनुसूचियों को जोड़ा हुआ है। कितनी अनुसूचियों को? 4 अनुसूचियों को। आपको पता होना चाहिए कि जब भी संविधान में कोई भी चीजें जोड़ी जाती हैं तो उसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत पड़ती है। किस चीज की जरूरत पड़ती है? संविधान संशोधन की जरूरत पड़ती है। तो संविधान संशोधनों के माध्यम से पहले 8 अनुसूची थी, तो मतलब 9वीं, 10वीं और 11वीं, 12वीं अनुसूची संविधान संशोधनों के माध्यम से जोड़ी गई हैं। तो एक काम करना जरा, यहां पर लिखना जरा, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। और संविधान संशोधनों के माध्यम से 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया है। इसमें कौन कौन सी, इधर लिखना जरा। एक है 9वीं अनुसूची, दूसरी है 10वीं अनुसूची, फिर उसके बाद 11वीं अनुसूची, फिर उसके बाद बाबू 12वीं अनुसूची, ठीक है ना। बाबू कहता हूं मतलब कि बहुत प्यार करता हूं आप लोगों से, ठीक है ना। तो 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, ये चारों अनुसूचियों को संविधान संशोधनों के माध्यम से जोड़ा गया है। तो 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? तो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, अधिनियम 1951 के माध्यम से जोड़ा गया है। ये पूरा डिटेल से क्लास चलेगा। अभी के लिए फिलहाल आपको ये ड्राफ्टिंग करनी है, अभी के लिए फिलहाल आपको यही जानना है, ठीक ना। अगर आपसे पूछूं कि 10वीं अनुसूची कब जोड़ा गया, तो ये 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान, संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से ये जोड़ा गया है। कौन? 10वीं अनुसूची। फिर उसके बाद जो 11वीं अनुसूची है, इसको 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से इसको जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची को। 12वीं अनुसूची, इसको 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जोड़ा गया। तो ये 11वीं, 12वीं, 9वीं, 10वीं जो भी है, इसको पूरा डिटेल से हम लोग बातचीत करेंगे, क्या क्या सब्जेक्ट है, इसका पोस्टमार्टम पूरा करेंगे। अभी के लिए एक ऐसी ड्राफ्टिंग आपको तैयार करनी है जिसमें आपको एकदम
थोड़ा बहुत पता चल सके कि हाँ अनुसूचियों की संख्या वगैरह कितनी है, मूल संविधान में कितनी थी, वर्तमान में कितनी है और कितनी संविधान संशोधनों के जरिए जोड़ी गई। ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, एक हेडिंग डालिएगा, पहली अनुसूची। ठीक है। अब एक एक अनुसूचियों को उठाते हैं और आराम से उस पर बातचीत करते हैं। पहली अनुसूची, पहली अनुसूची, पहली अनुसूची। इस पहली अनुसूची में क्या है? तो इसमें दो बातों को आपको जिक्र करना, जैसे हमने बताया था ना संविधान के स्रोत में कि ब्रिटेन से क्या लिया गया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय शासन प्रणाली लिया गया है, मंत्रिमंडलीय प्रणाली लिया गया है, विधि का शासन लिया गया है, एकल नागरिकता लिया गया है, संसदीय विशेषाधिकार। तो आपको की पॉइंट्स हमने बताया था कि की पॉइंट आपको याद रखना है कि संसदीय प्रणाली कहां से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया, विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया। ऐसे ही की पॉइंट्स इसमें भी आपको याद रखने हैं। जब तक आप की पॉइंट्स को नहीं याद रखेंगे तब तक प्रॉब्लम होगी ही होगी। ठीक है ना। तो यहां पर पूछता है कि पहली अनुसूची में क्या प्रावधान है, पूछता है कि राज्यसभा की सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है, पूछता है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के एसटी क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण का उपबंध किस अनुसूची में है, पूछता है शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में है, भू सुधार किस अनुसूची में है, भाषाओं का जिक्र किस अनुसूची में, ऐसे करके क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है ना। तो सारी अनुसूचियों के विषय वस्तु को अगर आप जाने रहेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। ठीक है। पहली अनुसूची, पहली अनुसूची में दो बातों का जिक्र किया गया है, राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र, फिर केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाएं। इन दो नामों का जिक्र किया गया है। अभी दोनों नाम को हम स्पष्ट कर देते हैं कि क्या है। तो पहला लिखिए जरा, राज्यों के नाम, राज्यों के नाम और उनके उनके न्यायिक क्षेत्र, राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र, ये पहली लाइन बोली गई है। दूसरी लाइन इसमें क्या है, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाएं। देखना जरा, केंद्र शासित, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाएं, और उनकी सीमाएं, ये दो नाम का जिक्र किया गया है। दो सेंटेंस पहली अनुसूची में आपको दिखाई पड़ेगा। ये आखिर है क्या? पहला इसमें कह रहा है, थोड़ा सा पोस्टमार्टम करें। इसमें कह रहा है कि राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र, मतलब कि कोई राज्य है, जैसे उत्तर प्रदेश कोई राज्य है और फिर इसके न्यायिक क्षेत्र की बात कर रहा है, इसके उत्तर प्रदेश के न्यायिक क्षेत्र की बात कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश का अगर मैं न्यायिक क्षेत्र बोलूं तो आप क्या बोलोगे कि साहब जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश का क्या हुआ, यूपी का न्यायिक क्षेत्र हुआ। तो किसी भी राज्य में न्यायिक क्षेत्र वह होता है जो उसका हाई कोर्ट होता है। जैसे पश्चिम बंगाल का कोलकाता हाई कोर्ट, जैसे तमिलनाडु का मद्रास हाई कोर्ट, है ना, जैसे जो है बंबई का महाराष्ट्र का बंबई हाई कोर्ट, ऐसे हर राज्यों का, बिहार का पटना हाई कोर्ट, उत्तर प्रदेश का तो इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो ये न्यायिक क्षेत्र की बात करता है कि राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र। इतनी बातें क्लियर, कोई दुख दर्द यहां तक? पहली लाइन समझ में आई। दूसरी लाइन जरा देखना। दूसरी लाइन कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाएं। समझिएगा जरा, जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके नाम और उनकी सीमाएं। मजे की बात है कि जब आप पहली अनुसूची पढ़ेंगे ना तो ऐसे ऐसे आपको कॉलम दिया रहेगा, यहां पर राज्य होगा, यहां पर केंद्र शासित प्रदेश होगा। क्या होगा बाबू? केंद्र शासित प्रदेश होगा। और मजे की बात है कि जैसे यहां पर नाम दे दिया, यहां पर केंद्र शासित प्रदेश। अब यहां पर अगर देखेंगे आप तो आपको एक चीज और मिलेगा। क्या मिलेगा? तो अगर राज्यों के गठन का भी प्रावधान मिलेगा, इनके भी गठन का प्रावधान मिलेगा, इनके क्षेत्र का प्रावधान मिलेगा कि कितना इनका क्षेत्रफल है, इनके क्षेत्रफल का भी प्रावधान मिलेगा, इनके न्यायिक क्षेत्र का जिक्र रहेगा, इनके भी न्यायिक क्षेत्र का, इनकी सीमाएं रहेंगी, इनकी सीमाएं रहेंगी। ये आपको कहां मिलेगा? ये आपको पहली अनुसूची में सारा कुछ बातें मिलेंगी। मतलब कि किस राज्य का गठन कब हुआ,
उस राज्य की सीमा क्या है, उस राज्य का क्षेत्रफल क्या है, उस राज्य का न्यायिक क्षेत्र क्या है, सब कुछ अगर हम कहें कि कहां पर आपको दिखाई पड़ता है, तो पहली अनुसूची में आपको दिखाई पड़ता है। इतनी बातें क्लियर, किसी प्रकार की तो समस्या नहीं ना। चलिए आगे। अब समझना जरा, दो बातों को, ये सब सारा चीज नहीं आपको लिखना है, ये सब सारा चीज मैं समझाने के लिए आपको केवल केवल बताया हूं। आपको लिखना क्या है, राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र, और दूसरी जो बातें इसमें लिखनी है वो है केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाएं। ये आपका की पॉइंट है, ठीक ना। अब समझना जरा थोड़ा सा, अगर मैं कहूं कि साहब दूसरी अनुसूची में क्या है, दूसरी अनुसूची में क्या है, दूसरी अनुसूची, तो थोड़ा सा दूसरी अनुसूची में अगर जाने तो इसके की पॉइंट्स क्या हैं। परिलब्धियों के लिए भत्ते, विशेषाधिकार और उससे संबंधित प्रावधान का जिक्र इसमें किया गया है। लिखना जरा, परिलब्धियों के लिए, परिलब्धियों, परिलब्धियों के लिए भत्ते, विशेषाधिकार एवं उनसे संबंधित, उनसे संबंधित प्रावधान, ठीक है ना। परिलब्धियों के लिए भत्ते, विशेषाधिकार और उनसे संबंधित प्रावधान, इसका जिक्र किया गया है, दूसरी अनुसूची में है। अब एक चीज समझना जरा यहां पर कि किन किन पदों के लिए अगर मैं कहूं तो परिलब्धियों के लिए वेतन भत्ते, यहां पर की पॉइंट्स अगर पूछे कि कहां पर राष्ट्रपति, कहां पर राज्यपाल, कहां पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीश, कहां पर संसद सदस्य, इनके वेतन भत्तों का जिक्र किया गया है, तो आप बताओगे कि साहब ये दूसरी अनुसूची में किया गया है। आपको बताना होगा कि इनके विशेषाधिकारों का जिक्र कहां किया गया है, तो दूसरी अनुसूची में किया गया है। किनकी किनकी, अगर हम थोड़ा सा पदों को देखें, पदों को, तो इसमें ज्यादातर लगभग लगभग सभी पद आपको संवैधानिक पद मिलेंगे। जैसे राष्ट्रपति हुआ, जैसे कौन, राष्ट्रपति हुए, जैसे राज्यपाल हुआ, जैसे संसद सदस्य हुए, जैसे राज्य विधानमंडल सदस्य हुए, जैसे लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हुए, जैसे राज्यसभा के सभापति और उपसभापति हुए, जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश हुए, जैसे कैग हुआ, मतलब कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। जो ये पद हैं, इन पदों के वेतन भत्ते, विशेषाधिकार और उनसे संबंधित प्रावधान। तो आपको जो की पॉइंट्स इसमें याद रखना है, वो आपको वेतन, आपको भत्ते, आपको विशेषाधिकार याद रखना है। क्या, वेतन भत्ते और विशेषाधिकार, इससे संबंधित जो प्रावधान होगा वो कहां पर होगा, दूसरी अनुसूची में। और ये राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद के सदस्य, उप और राज्य विधानमंडल के सदस्य, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीश, और फिर इधर आप कैग वगैरह कर सकते हैं, भारत के निर्वाचन वगैरह कर सकते हैं, निर्वाचन आयोग को के सदस्यों को। तो ये दूसरी अनुसूची में इनके भत्ते, वेतन भत्ते, विशेषाधिकार और उनसे संबंधित प्रावधान किए। यही बातें आप लिखना जरा। फिर उसके बाद जरा तीसरी अनुसूची डालना। क्या, तीसरी अनुसूची बेहद इंपॉर्टेंट है, लिखना जरा, तीसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची। अब इस तीसरी अनुसूची में क्या कहा गया है,
विभिन्न पदों के शपथ या प्रतिज्ञान का प्रावधान किया गया है। तो इसमें जो की पॉइंट्स होगा वो शपथ या प्रतिज्ञान शब्द होगा। ओथ लिया जाता है ना, शपथ। मैं आमुख जो है संविधान की और जो है भारत के लोकतंत्र या जनता की कसम खा के कहता हूं कि संविधान के प्रति और जनता के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। जो कसम वो खाते हैं, उस कसम खाने का जिक्र कहां पर किया गया है? तीसरी अनुसूची में किया गया है। तो लिखना जरा यहां पर की पॉइंट्स क्या है? विभिन्न पदों के शपथ, आप लिख करके लिखिए प्रतिज्ञान, प्रतिज्ञान का प्रावधान, प्रावधान तीसरी अनुसूची में किया गया है। अभी समझना जरा यहां पर किन किन पदों के लिए है, तो थोड़ा सा यहां पर पद देख लें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। पहला चीज है कि आपको दिखाई पड़ेगा संसद के सदस्य, संसद के सदस्यों के शपथ, है ना। फिर उसके बाद राज्य विधान मंडल के सदस्य, इनके द्वारा जो भी संसद के सदस्य हैं, चाहे वो राज्यसभा के मेंबर हों या फिर लोकसभा के मेंबर हों, जो भी शपथ का लिया जाएगा प्रावधान, उस शपथ का प्रारूप कहां पर होगा? तीसरी अनुसूची में होगा। तो यहां पर जो आपका की पॉइंट्स है ना, वो शपथ या प्रतिज्ञान है। तो संसद के सदस्य, राज्य विधान मंडल के सदस्य, फिर इसके बाद आना जरा संघ के मंत्री, संघ के मंत्री, राज्य के मंत्री, राज्य के मंत्री, लिखना जरा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, फिर लिखना जरा जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम कैग कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो जो सब पद हैं, इन सारे पदों के शपथ का उल्लेख कहां पर किया गया है? तो आपने बताना है तीसरी अनुसूची में। तो एक तो क्वेश्चन पूछेगा कि शपथ का प्रतिज्ञा या शपथ या प्रतिज्ञान का जो प्रारूप मिलता है हमको कहां पर मिलता है? तीसरी अनुसूची में मिलता है। एक क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से किन पदों का शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। तो एक काम करना जरा, एक नोट डालना। क्या बाबू? नोट। और नोट में लिखना जरा नोट। यहां पर तीन ऐसे पद हैं, राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद और राज्यपाल का पद। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के पदों के शपथ का या प्रतिज्ञान का जो प्रारूप है वो तीसरी अनुसूची में नहीं है। यही आपसे क्वेश्चन पूछेगा। लिखना जरा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के पदों के शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में तीसरी अनुसूची में नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए ये आपकी अब जो है जा करके तीसरी अनुसूची कंप्लीट हुई। तो ये तीसरी अनुसूची आपको पूरा डिटेल से याद रखना है कि तीसरी अनुसूची में क्या कुछ बातें कही गई हैं, ठीक है ना। चलें आगे। मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, पसंद आ रही होंगी, ठीक है। अब देखना जरा नेक्स्ट एक अनुसूची और डालिए, चौथी अनुसूची, चौथी अनुसूची, चौथी अनुसूची। इस चौथी अनुसूची में क्या बातें कही गई हैं? अभी समझना जरा। मास्टर आपका ऐसा है कि बहुत इधर उधर की बातें नहीं करता, केवल केवल आपके सिलेबस की बातें करता है, आपके टॉपिक की बातें करता है। इसलिए ना कि आपके पास 24 घंटा है,
उसमें 1 घंटा आपका बहुत प्रोडक्टिव होना चाहिए। ये जो क्लास है अगर 1 घंटा मतलब 40 मिनट मतलब 40 मिनट, उसमें 40 मिनट मतलब 20 मिनट नहीं होना चाहिए। पूरी तरह एकदम फ़ोकस ऑन अपने कंटेंट को लेकर के, अपने टॉपिक को लेकर के, चूँकि सिविल का बैच है, कोई वनडे का बैच नहीं है कि मैं मतलब कि जो है किसी अनर्गल बातों को लेकर के आपके दिल बहलाऊँ, ठीक है ना? तो चौथी अनुसूची का जो विषय है वो क्या है? तो यहाँ पर राज्यसभा के सीटों का आवंटन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो किया जाता है, उसी का ज़िक्र यहाँ पर किया गया है। लिखना ज़रा, राज्यसभा के, अभी इसको समझाता हूँ। राज्यसभा के सीटों का आवंटन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया है। अभी एक चीज समझना जरा, आपको पता होगा कि अपनी जो केंद्र की जो विधायिका है, केंद्र की विधायिका, केंद्र की विधायिका एक कौन है? संसद है। और संसद के दो सदन होते हैं, एक लोअर हाउस जिसको लोकसभा कहते हैं और एक होती है राज्यसभा जिसको अपर हाउस कहते हैं, ठीक है ना? अब यहाँ पर दोनों जगह कानून का निर्माण किया जाता है। लोकसभा में हमारे जनता के प्रतिनिधि बैठते हैं और राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि बैठते हैं। मतलब लोकसभा जो होती है वह जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है और जो राज्यसभा है ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। इसी राज्यसभा में, जैसे लोकसभा में इतने समय 550 सदस्य हैं, वैसे राज्यसभा में मान लेते हैं कि 245 ये जो सदस्य हैं, इन 245 सदस्यों में से किन राज्यों को कितनी सीटें जाएंगी, यूपी को कितनी, महाराष्ट्र को कितनी, तमिलनाडु को, केरल को, छत्तीसगढ़ को, वगैरह वगैरह, है ना? तो ये सीटों का आवंटन, फिर उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में, पुदुचेरी में, जम्मू कश्मीर में कितनी सीटें जाएंगी इन 245 में से, तो उसी का जिक्र चौथी अनुसूची में किया गया है कि राज्यसभा की सीटों का आवंटन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किए जाने का प्रावधान। तो अब एक काम करना जरा, थोड़ा सा इसको और समझिए कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि साहब ये जो राज्यसभा है अपना प्यारा सा, ठीक है ना, राज्यसभा है, इस राज्यसभा में 245 कितने हैं, सदस्य हैं, या 245 अभी के लिए आप सीट लिखिए, ठीक है ना? अब सवाल है कि 245 सीट लिखेंगे आपको ज्यादा सही रहेगा, सीट लिखिए। अब सवाल है कि इसमें किन राज्यों को कितनी सीट जाएगी, किन राज्यों को कितनी सीट, और किन केंद्र शासित प्रदेशों को कितनी सीट जाएगी, कितनी सीट जाएगी, ये आपकी बातें चौथी अनुसूची की जा रही हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं कि साहब जो राज्यसभा की सीटें हैं, उस राज्यसभा की सीटों में जैसे उत्तर प्रदेश है ना, तो उत्तर प्रदेश में कितनी सीट है, टोटल 31 सीट है। अब ये जो 31 सीट है, इस सीटों का आवंटन राज्यसभा के सीटों में से किया गया है कि यूपी, ये जनसंख्या बेस्ड होता है, जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन होता है, जनसंख्या, क्षेत्रफल जैसी चीजें इसमें ली जाती हैं। तो उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं, 31 सीटें। ऐसे आप जब महाराष्ट्र पर जाओगे तो महाराष्ट्र में आपको कितनी सीटें मिलेंगी, 19 सीटें मिलेंगी। ऐसे जब आप तमिलनाडु में जाओगे ना बेबू, तमिलनाडु, तमिलनाडु, तो यहां पर आपको 18 सीटें, ठीक। फिर उसके बाद आप पश्चिम बंगाल जाओगे, पश्चिम बंगाल और बिहार, दोनों जगह आपको कितनी कितनी सीटें मिलेंगी, तो 16-16 सीटें मिलेंगी, 16-16 सीटें। कर्नाटक में जब आप जाएंगे, कहां पर, कर्नाटक में, तो यहां पर आपको 12 सीट मिलेगी, है ना? ऐसे ही आप मध्य प्रदेश, ऐसे ही आप आंध्र प्रदेश, ऐसे ही आप मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात की अगर बात करें,
गुजरात, तो यहाँ पर आपको 11-11 सीटें आपको दिखाई पड़ेंगी, तीनों जगह 11-11 सीटें। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम कहें तो कुछ और सीटें, जैसे केरल, केरल में कितनी सीटें हैं? टोटल 9 सीटें हैं, है ना? ऐसे ही आप जब बात करते हैं, मतलब मेरा ये कहना है कि ये जो सीटें हैं पूर्वोत्तर में जब आप जाएंगे, हाँ, असम में, तेलंगाना में और पंजाब में, असम, तेलंगाना, पंजाब, यहां पर कितनी कितनी सीटें हैं? तो बाबू आप बताओगे कि साहब 7-7 सीटें हैं। कितनी कितनी सीटें? 7-7 सीटें। जब आप पूर्वोत्तर भारत में जाओगे, ये जो पूर्वोत्तर भारत है, ये जो पूर्वोत्तर पूरा भारत है, तो यहां से एक आप स्टेट हटा दोगे, सिक्किम, सॉरी, असम, असम। बाकी आप सिक्किम से लेकर के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, जितने भी राज्य हैं, ये 7-8 राज्य हैं, सब जगह जो है कितनी कितनी सीटें आपको दिखाई पड़ेंगी? एक एक सीटें दिखाई पड़ेंगी। ठीक है, वैसे ही जब आप वैसे ही जब आप केंद्र शासित प्रदेश में जाओगे, एक केंद्र शासित प्रदेश है ना, तो यहां पर जब जैसे आप दिल्ली जाओगे, तो दिल्ली में आपको टोटल टोटल कितनी सीटें? 3 सीटें। पुदुचेरी आप जाएंगे, तो पुदुचेरी में आपको कितनी सीटें? 1 सीटें दिखाई पड़ेंगी। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में कितनी सीटें? 4 सीटें। तो अगर मैं कहूं कि केंद्र शासित प्रदेशों में टोटल कितनी सीटें हैं, तो 8 सीटें। 3 दिल्ली में, 1 पुदुचेरी में और 4 जो है जम्मू कश्मीर में। तो ये जो सीटों का आवंटन हो रहा है, राज्यसभा के सीटों का आवंटन, वो कहां पर आपको दिखाई पड़ रहा है? तो आपने बताया साहब ये चौथी अनुसूची में दिखाई हमको पड़ रहा है। कहां पर दिखाई पड़ रहा है बाबू? ये चौथी अनुसूची में दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसे कुछ आपको जानकारी होनी चाहिए। कुछ राज्यसभा की सीटें हमने इसलिए बताया कि ताकि आपका एकदम क्लियर कट हो। बाकी जब हम राज्यसभा पढ़ाएंगे तो उसमें पूरा डिटेल से हम जो है बातचीत करेंगे। ठीक है ना? तो बाकी 10 सीटें राजस्थान में हैं, वो आप जान सकते हैं, है ना? और छत्तीसगढ़ और हरियाणा, छत्तीसगढ़ हरियाणा में शायद समान सीटें हैं, 5-5 सीटें शायद हैं। ठीक है, ऐसे कुछ है। 3 सीट जो है आपको उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में 3-3 सीटें मिल जाएंगी। ये कुछ सीटें हैं राज्यसभा की। चलें आगे। अब एक हेडिंग डालिएगा, पांचवी अनुसूची। कौन सी? पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची। एक पांचवी अच्छे से नहीं लिखा गया क्या? पांचवी, पांचवी अनुसूची। अब ये जो पांचवी अनुसूची है, इसमें की पॉइंट्स या इसकी विषय वस्तु क्या है, इसको जरा समझना, पूरा डिटेल से आपको समझना पड़ेगा। अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के विषय में उपबंध किया गया है। पहले इसका विषय लिख लीजिए। अनुसूचित एवं जनजातीय जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के विषय में उपबंध किया गया है। ये जो हमारे जो है शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब्ड एरिया होते हैं, उनका जिक्र आपको कहां पर मिलेगा? पांचवी अनुसूची में मिलेगा। तो अभी समझना जरा, आपको संविधान का भाग 10, संविधान का जो भाग 10 है और संविधान का जो अनुच्छेद 244 है, यहाँ पर अनुसूचित अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र नामित किया गया है।
कहां पर ये जिक्र आपको मिलता है? संविधान का जो भाग 10 है और अनुच्छेद 244 है, यहां पर अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र के बारे में आपको दिखाई पड़ेगा। यहां पर आदिवासियों का निवास होता है और यहां पर जो उपबंध किया गया है, किसका निवास होता है बाबू? तो आप बताओगे कि साहब यहां पर आदिवासियों का निवास होता है। आदिवासी मतलब समझ रहे हैं कि जो जनजातीय होते हैं, जिनका विशेष कल्चर होता है, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा पिछड़ेपन के शिकार होते हैं बेचारे, जो भारत के मूल निवासी कहे जाते हैं, ठीक है, आदिवासी। तो इन आदिवासियों के सामाजिक आर्थिक विकास, इन आदिवासियों के सामाजिक आर्थिक विकास और इनकी सांस्कृतिक सुरक्षा, सांस्कृतिक सुरक्षा का प्रावधान, सांस्कृतिक सुरक्षा का प्रावधान एक 5वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है ना, इतनी बातें क्लियर? अभी समझना जरा, जो 5वीं अनुसूची है, ये अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध, आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा क्या पूछेगा कि संविधान के किस भाग में है? भाग 10 में। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 244। फिर अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों को जो है नामित किया गया है। और मजे की बात है कि जो जनजातीय होती हैं, जो आदिवासियां होती हैं, उनके सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और उनके जो है कल्चरल सिक्योरिटी के लिए ये 5वीं अनुसूची लाई गई है। ठीक है ना, अभी समझना जरा। अगर मैं कहूं कि साहब ये कोई जनजातीय क्षेत्र है, ये कोई जो है अनुसूचित क्षेत्र है, इस अनुसूचित क्षेत्र को, अनुसूचित क्षेत्र, इसकी घोषणा कौन करेगा? अगर मैं कहूं कि इसकी घोषणा कौन करेगा, तो जो घोषणा होती है ये राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है। एक काम करना जरा, यहां पे आना जरा, यहां पे। अगर मैं कहूं कि साहब ये जो है अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र, अब इस अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा कौन करेगा कि ये अनुसूचित क्षेत्र है? तो आपको बताना है कि साहब ये राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेंगे? राष्ट्रपति महोदय करेंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर उसके बाद ये राष्ट्रपति महोदय उस राज्य के राज्यपाल से सलाह लेकर के करेंगे। सलाह, सलाह पर। ठीक है ना। अब एक चीज समझना जरा, जो अनुसूचित क्षेत्र होता है, यहां पर जनजातीय सलाहकार परिषद एक होती है। क्या होती है? जनजातीय सलाहकार परिषद, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है। जनजातीय सलाहकार परिषद, इसमें टोटल टोटल कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं? 20 सदस्य होते हैं। कितने? अधिकतम 20 सदस्य। और इसके 3/4 सदस्य, बोले तो लगभग लगभग 15 सदस्य। तो जो 3/4 सदस्य होते हैं, इनको उस राज्य की जो विधानसभा होती है, उसमें इन जनजातियों का प्रतिनिधित्व होना इंपॉर्टेंट होता है, जरूरी होता है, आवश्यक। यही आपको यहां पर लिखना है। ठीक है ना। तो यहां पर लिखिए जरा, एक अनुसूचित जनजातीय, जनजातीय सलाहकार परिषद, जनजातीय सलाहकार परिषद। इस जनजातीय सलाहकार परिषद क्या करती है? ये इसमें टोटल टोटल कितने सदस्य होते हैं? तो ये जानना है आपको, इसमें 20 सदस्य। कितने होते बाबू? 20 सदस्य। और मजे की बात है कि यहां पर अगर आप देखेंगे, तो इनके जो 3/4 सदस्य होंगे, इन 3/4 सदस्यों का प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व मतलब कि ये जनजाति है ना, ये क्या है? आदिवासी है। इन आदिवासियों का जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए, वो राज्य के विधानसभा में होना चाहिए। मतलब कि इनको क्या मिलता है? हम सीधी सी बात करें तो रिजर्वेशन मिलता है, आरक्षण मिलता है। ठीक है।
एक आरक्षण की बात की जाती है कि जो जनजातीय सलाहकार परिषद है इसके 20 सदस्य, इसमें से 3/4 सदस्यों का प्रतिनिधित्व आदिवासियों का जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए वो राज्य की विधानसभा में। इतनी बातें क्लियर। अब अगर मैं कहूं कि सरकार की कार्यपालिका शक्ति क्या होती है, सरकार की कार्यपालिका शक्ति इस जो है पांचवी अनुसूची में किस प्रकार ट्रीट करती है, तो इसको थोड़ा सा समझना कि अगर संसद या राज्य विधान मंडल कोई कानून बनाए तो कैसे लागू होगा, यहां पर लिखिए जरा। कार्यपालिका शक्ति। अब कार्यपालिका शक्ति में अगर संसद या फिर विधानमंडल, संसद या राज्य विधानमंडल, इनके द्वारा जो भी कानून का निर्माण किया जाएगा, कानून का निर्माण किया जाएगा, यह पांचवी अनुसूची में जो अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र हैं उन पर लागू नहीं होगा। या फिर समझिएगा, राज्यपाल इनको कुछ संशोधनों के साथ लागू कर सकता है। राज्यपाल इनके द्वारा बनाए गए कानून को लागू नहीं कर सकता है या फिर कुछ संशोधनों के साथ लागू कर सकता है, इसको आपको लिखना है। तो राज्यपाल लिखना जरा, राज्यपाल लागू नहीं कर सकता है या कुछ संशोधनों के साथ, कुछ संशोधनों, कुछ संशोधनों के साथ लागू कर सकता है। तो यहां पर कुछ बातें आपको जो है हमने क्या बताई, पांचवी अनुसूची से संबंधित ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है ना। तो पांचवी अनुसूची अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है। और फिर उसके बाद मास्टर ने आपको क्या बताया यहाँ पर कि भाग जो 10 है, अनुच्छेद 244 है, इसमें अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र नामित किए जाते हैं। और इसकी घोषणा कौन करते हैं, राष्ट्रपति महोदय करते हैं, राज्यपाल के परामर्श पर करते हैं। आदिवासी क्षेत्र होता है जिसमें इनके सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और कल्चरल सिक्योरिटी के लिए ये पांचवी अनुसूची का प्रावधान किया गया है। जनजातीय सलाहकार परिषद के बारे में हमने बताया कि इसमें 20 सदस्य होते हैं और मजे की बात है कि इनके जो 3/4 सदस्य होंगे इनका प्रतिनिधित्व राज्य की विधानसभा में होना जरूरी होता है। फिर कार्यकारी की कार्यपालिका जो शक्ति होती है केंद्र की, सरकार की या राज्य की, तो संसद या राज्य विधान मंडल के द्वारा कोई भी कानून का अगर निर्माण किया जाएगा तो ये राज्यपाल के ऊपर डिपेंड करता है कि राज्यपाल उसको लागू ना करे या फिर कुछ संशोधनों के साथ लागू कर सकता है, ठीक है ना। इतनी बातें ये पांचवी अनुसूची। अब पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आपको डिफरेंस रखना है, ठीक है। तो एक हेडिंग डालिएगा, एक हेडिंग डालिएगा, छठवीं अनुसूची, छठवीं अनुसूची। और ये जो छठी अनुसूची है, स्पेशली 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है, उन्हीं को लिखना है, ठीक है ना। तो लिखना जरा, पर असम, ये नाम मत भूलना बाबू, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मिजोरम, 1 2 3 और ये 4, ये जो 4 राज्य हैं, इन चारों राज्यों के अनुसूचित जनजातीय, अनुसूचित जनजातीय के क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध
किया गया है। ठीक है ना? तो स्पेशली 4 राज्य हैं, असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम। ये आपसे पूछता है कि छठी अनुसूची में कौन-सा राज्य शामिल नहीं है? तो ये 4 राज्य आपको ध्यान में रखने हैं। अभी समझना ज़रा, यहाँ पर कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। कौन-सी बातें? ये बातें हैं कि 1 मिनट यहाँ पर संसद या फिर राज्य विधानमंडल, इनके द्वारा जो भी विधि या कानून का निर्माण किया जाएगा, ये इन क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है, लागू नहीं होता है। ये बात क्लियर अपनी? अब समझना जरा, इसमें क्या होता है कि एक स्वशासी जिला होता है, एक क्या होता है? स्वशासी जिला होता है। ठीक है ना? क्या होता है बाबू? स्वशासी जिला। अब एक चीज समझना जरा, ए स्वशासी जिला होता है। अब इस स्वशासी जिले की घोषणा कौन करता है या इसकी स्थापना कौन करता है? इसकी जो स्थापना की जाती है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के। इतनी बातें क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्वशासी जिला। अब ये जो स्वशासी जिला होता है, स्वशासी स्वशासी जिला, स्वशासी, इसको परिषद कर लीजिए। क्या? स्वशासी या स्वशासी जिला ही है। ठीक, स्वशासी जिला। ठीक है ना? फिर उसके बाद यहां पर एक क्षेत्र और भी आप देख रहे होंगे जिसको हम क्या कहते हैं? जिला परिषद कहते हैं। जिला परिषद कहते हैं। और एक क्षेत्र आप और देख रहे होंगे जिसको हम प्रादेशिक परिषद कहते हैं। ये थोड़ा सा प्रादेशिक परिषद कहते हैं। इस स्वशासी जिले के अंतर्गत जिला परिषद होती है। और इस जिला परिषद के अंतर्गत, एकदम ध्यान से सुनिएगा नहीं तो कंफ्यूजन आपको होगा। ठीक है ना? ये जो ये जो स्वशासी जिला के अंतर्गत जिला जो परिषद होती है, इसमें सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी होती है? 30 सदस्यों की संख्या होती है। 30 सदस्य इसमें। कितने सदस्य होते हैं बाबू? तो आपको बताना है, इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं। और मजे की बात है कि इसमें से जो 26 सदस्य हैं, 26 सदस्य ए वयस्क मताधिकार के आधार पर, वयस्क मताधिकार पर आधार पर इनका क्या होगा? चुनाव होगा। इनका, ये जो 30 सदस्य हैं, जो जिला परिषद के 30 सदस्य हैं, उसमें से 26 सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर। और इनका जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल ये कितना होता है? तो ये 5 वर्ष का होता है। कितना होता है बाबू? ये 5 वर्ष का होता है। इसको आपको पता होना चाहिए। ठीक है? फिर इसमें 4 सदस्यों का मनोनयन होता है। कितने सदस्यों का? 4 सदस्य। ये जो 4 सदस्य हैं, इनका मनोनयन होगा। मनोनयन, और ये मनोनयन नॉमिनेट कौन करता है? राज्य का राज्यपाल करता है। और यह राज्य के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। प्रसाद पर्यंत पद, मतलब कि राज्यपाल चाहे जब चाहे तो उसको पद से हटा सकता है। ये जो जिला परिषद होती है, इस जिला परिषद का कार्य क्या है समझिएगा जरा। जैसे कि सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए कानून का निर्माण करना, फिर इनके रीति रिवाज रीति रिवाज और परंपरा पर आधारित कानून का निर्माण करना या नियम कानून बनाना। संपत्ति उत्तराधिकार, संपत्ति उत्तराधिकार, इस पर जो है कानून का निर्माण करना। एकदम ध्यान से सुनने जाइएगा। फिर अगर
विवाह तलाक का संबंधित प्रश्न होगा, विवाह तलाक, तो इस पर कानून का क्या करना, निर्माण करना। भूमि का प्रबंधन करना और भूमि का आवंटन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछा गया है। भूमि आवंटन या इसका प्रबंधन करना, प्रबंधन करना, ठीक है ना। ग्राम न्यायालय की स्थापना करना, लिख लेना, ग्राम न्यायालय। इसके अलावा बहुत ऐसी सारी चीज हैं, जैसे कि विद्यालय की स्थापना करना, है ना, ग्राम न्यायालय की स्थापना करना, तालाब वगैरह, ठीक है ना, जल प्रबंधन करना, जल की, जल का प्रबंधन या जल सुविधा उपलब्ध करवाना, जल प्रबंधन, ये सब जितने भी कार्य होते हैं वो कार्य कौन करता है, तो ये जो स्वशासी, ये जो जिला परिषद होती है, इस जिला परिषद के द्वारा एक सब कार्य किया जाता है। ऐसा ही कुछ कार्य प्रादेशिक परिषद के अंतर्गत भी किया जाता है। तो ये हमने बताया छठी अनुसूची, और छठी अनुसूची में विशेष तौर पर आपको क्या याद रखना है, ये सब सारी चीजें याद रखनी है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है, और यहां पर संसद और राज्य विधानमंडल के द्वारा जो भी कानून का निर्माण किया जाएगा वो लागू नहीं होगा। और फिर हमने बताया कि भाई ये जो स्वशासी जिला होता है, जहां पर जनजातियां निवास करती हैं, उन जनजातियों को, क्षेत्रों को स्वशासी जिला घोषित कर दिया जाता है। और इसकी स्थापना या स्वशासी जिले की जो स्थापना होती है वो किसके द्वारा होती है, राज्यपाल के महोदय के द्वारा होती है, ठीक है ना। फिर इसी के भीतर आप देखेंगे जिला परिषद होती है और प्रादेशिक परिषद होती है। जिला परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 30 होती है, और 30 सदस्यों में से जो 26 सदस्य होते हैं, यह है 5 वर्ष के लिए इनका चुनाव होता है, और वयस्क मताधिकार के आधार पर, मतलब कि यहां पर जनता इनका चुनाव करती है। फिर उसके बाद आना जरा, 4 सदस्यों का जो है मनोनयन होता है, और मनोनयन मतलब नॉमिनेट होगा, और राज्यपाल क्या करता है कि इनको मनोनीत करता है, लेकिन ये प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। फिर हमने बताया कि जो जिला परिषद होती है इसके कई कार्य होते हैं, जैसे भूमि का आवंटन करना, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कानून का निर्माण करना, रीति रिवाजों और नियमों को जो है प्रदान करना। इसके अलावा ग्राम न्यायालय की स्थापना, संपत्ति उत्तराधिकार, तलाक और विद्यालय, तालाब, जल प्रबंधन, ये सब कार्य करने का अधिकार किसका होता है, आपको जिला परिषद का दिखाई पड़ेगा। लेकिन यहां पर समझना जरा, यहां से एक चीज, ये जो जिला परिषद है अगर किसी भी कानून का निर्माण कर रही है, तो कानून का निर्माण करते समय वो राज्यपाल राज्यपाल की सलाह राज्यपाल की सलाह जरूरी होती है, ठीक है ना। ये आपको एक नोट करके ये पॉइंट्स लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिला परिषद के द्वारा जो भी नियम कानून बनाया जाएगा वो राज्यपाल के परामर्श या राज्यपाल की सलाह पर ही बनाया जाएगा। तो ये कुछ बातें हमने की, बहुत लंबा क्लास हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद जो 7वीं अनुसूची चलेगी बहुत लंबा, 8वीं बहुत लंबा, 9वीं तो बहुत लंबा, फिर 10वीं, 11वीं, 12वीं बहुत ज़्यादा लंबा लंबा हो जाएगा। तो वो थोड़ा सा तोड़ तोड़ करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। कंटेंट के साथ कंप्रोमाइज़ अभी कर लेंगे तो चाहते तो हम 10 मिनट में क्लास खत्म हो जाता, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, मतलब नहीं। आपका सिविल का क्लास है तो सिविल की तरह चलना चाहिए, ठीक है ना, वनडे की तरह नहीं चलना चाहिए कि 5 मिनट में आप बता दें उसको। मिलते हैं कल, आपने मुझे सुना उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया।